हम क्लास 6th ज्योग्राफी के लास्ट 2 चैप्टर्स ख़त्म करेंगे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 से, जिसमें मुश्किल से 2-3 मिनट का है। इसमें कुछ लर्निंग वाला फैक्चुअल पार्ट नहीं है, मतलब इट्स जस्ट ऊपर ऊपर से आप इस चैप्टर को देख लो, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। देखो, 4th चैप्टर में हमें मैप के बारे में बताया गया है। मैप क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ के सरफेस का स्केल के मुताबिक। Representation or a drawing of Earth's surface or a part of it's drawn on a flat surface according to a scale। ठीक है, मतलब कि आपने कभी मैप भी देखा होगा तो नीचे बना होता है ना कि कितने किलोमीटर पे कितने सेंटीमीटर का हमने स्पेस दिया है। इस तरीके से मैप जो होता है वो स्केल के मुताबिक बनाया जाता है। फिर हमें बताया गया फिजिकल मैप क्या होते हैं। फिज़िकल मैप जो होते हैं ये जो हमारे अर्थ के सरफेस पे लैंड फॉर्म्स को शो करते हैं। ओशन कहाँ है, रिवर कहाँ है, फिज़िकली चीज़ें, प्लांट्स मतलब प्लेन्स, हमारे प्लेटू, माउंटेन्स, ये सब फिज़िकल वाले मैप होते हैं। और जो पॉलिटिकल है उसमें स्टेट, कैपिटल, गांव, शहर ये सभी चीज़ें दिखाई जाती है देशों का। फिर थीमेटिक मैप आते हैं। थीमेटिक मैप जो होते हैं किसी ना किसी थीम पर बेस्ड होता है। जैसे कोई ऐसा मैप होगा जिसमें हमारे नेशनल क्या बोलते हैं हाईवेज़ का मैप होगा। कोई स्पेशली हमारे बारिश के पैटर्न को दिखा सकता है देश में। कोई हमारी डेंसिटी का मैप हो सकता है। कोई हमारे ट्रांसपोर्टेशन का, एयरवेज का, नेशनल पार्क का, टेम्परेचर का, किसी ना किसी थीम पर बेस्ड कोई ना कोई हमारा मैप हो सकता है। जैसे यहाँ फॉरेस्ट के बारे में एग्जांपल दिया है, फॉरेस्ट का हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ का हो सकता है। ठीक है, उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हमें बताया गया है जो मैप होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम डिस्टेंस स्केल के थ्रू देखते हैं। जो हमारे स्केल में हम उतना डिस्टेंस दिखाएंगे किसी भी कंट्री ओशन के बीच जितना रियल में होता होगा, उसको एक स्केल से मेज़र कर देंगे कि हमने 1 सेंटीमीटर मतलब 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर माना है, इस तरीके से। फिर स्केल में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल बताया गया है। बड़े स्केल पे जो हम चीज़ें दिखाते हैं उसमें ज़्यादा नॉलेज होती है। जो स्मॉल स्केल में होती है उससे ज़्यादा नॉलेज लार्ज स्केल वाली चीज़ों में होती है। ठीक है, इसके बाद है डायरेक्शन हमें शो होती है मैप के अंदर। डायरेक्शन में जैसे कि आप देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं, इन्हें बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। जो साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है इन्हें बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब हिंदी में प्रधान दिग्बिंदु। और जो हमारे पास कंपास होता है, कंपास की मदद से हम किसी ना किसी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ इसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। फिर है सिंबल्स हमारे मैप में कुछ ना कुछ आकृतियों को दिखाते हैं। जैसे कि रोड्स के लिए सिंबल होता है, बिल्डिंग के लिए, ब्रिजेस के लिए, ट्रीज़ के लिए, रेलवे लाइंस के लिए, पानी के लिए ब्लू कलर, पिक्चर्स, कलर्स, इनके थ्रू हम सिंबल्स देते हैं अपने एरिया के बारे में। तो कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो कि हमें यहाँ दिखाए गए हैं, जिसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है। ये कुछ ऐसे कन्वेंशनल सिंबल है रिवर के लिए, वेल के लिए, टैंक के लिए, इसे आप चेक कर सकते हो। फिर कई सारे कलर्स भी होते हैं इस पर्पज़ के लिए, जैसे कि पानी के लिए ब्लू कलर, माउंटेन के लिए ब्राउन कलर, येलो कलर प्लेटू के लिए, एंड ग्रीन कलर प्लेन दिखाने के लिए होता है। फिर आता है स्केच क्या होता है आखिर में? जो स्केच होता है ना, ये हमें एक सेकंड, जो स्केच होते हैं ये हमें लोकल नॉलेज देते हैं। मतलब अगर मेरे को अपने दोस्त का घर का एड्रेस दिखाना है तो मैं लोकली बना दूंगा कि मुझे ये याद है, उसके रास्ते ऐसे ऐसे थे, वहाँ पर उसका घर है। ठीक है, तो ये एक रफ ड्राइंग होती है किसी एरिया की नॉलेज देने के लिए। इसके बाद है प्लान जो होता है
एक और बात, जो स्केच होता है इसमें कोई स्केल मेज़रमेंट के लिए कोई स्केल नहीं होता है। एक कच्चा सा एक ब्यौरा हम दे देते हैं याददाश्त के बेसिस पे अपनी। इसके बाद हमने बात की प्लान की। प्लान जो होती है एक छोटे से एरिया की बहुत बड़े लेवल पे स्केल मतलब फ़ोटो उसका स्केच बना देना लार्ज स्केल पे। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है क्योंकि ये लार्ज स्केल मैप होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कहाँ कुआँ, कहाँ सड़क, कहाँ पे एक कहाँ पे किसका मकान, हर चीज़ की नॉलेज मिल सकती है। एक छोटे एरिया की बड़े पैमाने पर दिखा दिया जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम 5th चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में बताया गया है एकमात्र प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इंसान का रहना पॉसिबल है, वो हमारी अर्थ है। जो हमारी लाइफ है वो इन 3 एलिमेंट्स पे निर्भर करती है, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ पे ये प्रेजेंट है तो हम जिंदा है, वरना हम भी ना होते, है ना। तो अब हमें बताया गया है कि जिस पर हम रहते हैं अर्थ, उसके सरफेस को लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो गैसेस फॉर्म में हमारी अर्थ के चारों ओर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। और एक होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर जो होता है वो आता है, हर तरह का वाटर, वाटर वेपर भी इसमें शामिल है, वाटर भी और आइस भी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, बायोस्फीयर। इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है बायोस्फीयर। ऐसे ये एयर, ये वाटर और ये हमारा लिथोस्फीयर मतलब लैंड। तो जब ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी, ड्राइंग अच्छी नहीं हुई है बट जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, हमारी तीनों चीज़ें, वो रहने लायक कंडीशन होगी, उसे बायोस्फीयर कहेंगे। रहने लायक कंडीशन होगी, उसे बायोस्फीयर कहेंगे। अब हवा में तो हम रह नहीं सकते घर बना के, नॉट पॉसिबल। लैंड तो चाहिए ही होगा, पानी में नहीं रह सकते, मर जाएंगे। लैंड में रह सकते हैं बट लैंड में रहने के लिए सिर्फ मतलब रहना ही थोड़ी सब कुछ होता है, मतलब वहाँ पानी भी तो चाहिए होगा, बिना पानी के कैसे रह लेंगे। हवा भी चाहिए होगी, हवा में मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगा, बिना ऑक्सीजन के कैसे रह लोगे। जहाँ ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी वो बनाता है बायोस्फीयर, जीव मंडल, है ना। बायोस्फीयर, जीव मंडल, और वही रहने के लिए अच्छी कंडीशंस होती है हम इंसानों के लिए। अब हम अगर बायोस्फीयर की और डिटेल में बात करें तो देखो बायोस्फीयर क्या होता है। इन तीनों के मिश्रित एरिया को बायोस्फीयर कहेंगे। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे मैमल्स, है ना, बहुत सारे जीव स्पीसीज, प्लांट किंगडम, और जो हमारा फ्लोरा और फौना है वो ह्यूमन, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। अब जो ऑर्गेनिज़म्स हैं बायोस्फीयर में, उनको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है। अर्थ जो है हमारी वो अर्थ पे रहकर हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे लकड़ी के लालच में तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर लायक भी हमारी सॉइल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि या फिर ये कह लो फॉरेस्ट काट दोगे, एग्रीकल्चर बढ़ाते चले जाओगे, जंगल ख़त्म कर दोगे तो सॉइल कैसे बंदी रहेगी। अभी तो पेड़ होता है, पेड़ जो होता है वो मिट्टी को पकड़े रखता है अपनी जड़ों से, लेकिन जब ये कट ही जाएगा तो फिर यहाँ पे जो मिट्टी है खुली हो जाएगी, बारिश के साथ बह जाएगी, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सर्वाइवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो और फिर हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो नेचुरल कैलेमाइटीज़ होती हैं उनकी वजह से हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है इसके रहने का। इसलिए हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है ताकि लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें।
और जो CO2 वगैरह हम रिलीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस तरीके से हम अर्थ के रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं और इससे क्या होगा, हमारे रहने का जो बायोस्फीयर है वो ख़राब हो जाएगा। हमें आने वाली जनरेशन को भी इन्हें प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये पूरा समझाया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं लिथोस्फेयर को, फिर हाइड्रोस्फेयर को, ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर को। लिथोस्फेयर की बात करूँ तो ये वो है अर्थ का सॉलिड पोर्शन जिस पे हम रह रहे हैं, जहाँ रॉक है। ये देखो, ये अर्थ है, अर्थ का ऊपर का लेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, हम इस पर रहते हैं। इस पे मिट्टी भी है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो हमारे रहने के लिए पॉसिबल बनाते हैं। तो दो डिविजन्स है अर्थ के सरफेस की। अर्थ का सरफेस दो डिवीज़न में है। एक सेकेंड, अभी क्लियर करके बताती हूँ। देखो, जो हमारी अर्थ है उस पे आप देखोगे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारे ओशंस हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है। और ये जो बीच में रह गया वो सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पानी है, ओशियन है। तो ये जो ओशियन है, क्या वहाँ पर कोई लैंड मास नहीं है? अब सोचने वाली बात है। अब देखो, पानी 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 पानी, ठीक है, ये पानी वाला एरिया वो लैंड है। अब यहाँ जो पानी वाला एरिया है, यहाँ देखो नीचे, ये भी तो लैंड ही है ना, लैंड ही तो है। तो मतलब लैंड मास तो हमारा हर तरफ है, पानी के नीचे भी लैंड मास होता है। तो हमारी जो हमसे क्या बोला गया है, दो डिविजन्स है अर्थ के सरफेस की। जो लार्ज लैंड मास है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, जो बड़ी लैंड मास है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो मैंने अभी अभी बताया ना, ये सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, वो जो लैंड मास है ज़्यादा, लार्ज लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमने पानी वाला एरिया देखा, उसे ओशियन बेसिन कहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। ठीक है, अब ये सारे ओशियंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब हमें देखना है पानी हर तरफ होता है, तो अब हमें देखना है जो सबसे बड़ा हमारे अर्थ पे हाईएस्ट पीक है वो माउंटेन है, जिसको 8848 मीटर्स का बताया गया है। और पानी के अंदर जो डेप्थ है मारियाना ट्रेंच की है, जो कि 11,022 मीटर है, जो कि एवरेज से भी ज़्यादा गहरी है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। अब अगर हम बात करें ये मारियाना ट्रेंच क्या होता है, तो देखो, ट्रेंच का मतलब क्या होता है। ट्रेंच का मतलब होता है, मान लो ये ओशियन है, ओशियन में ऐसे एक प्लेट ये रही, तो मतलब एक ज़मीन ऐसे ढह गई है, नीचे की तरफ दब गई है दूसरी ज़मीन से। तो ये जो नीचे दब गई है दूसरे वाले सरफेस से, तो ये जो गैप है, गैप, इसको ट्रेंच कहा जाता है। ये जो गैप बन गया ना, वो ट्रेंच कहलाएगा। ठीक है, जो गैप बना वो ट्रेंच है, जो गैप बना वो ट्रेंच है। तो अब ये जो ट्रेंच है, ये जो हमने देखा ट्रेंच, ये ट्रेंच बहुत ही ज़्यादा गहरा है, लगभग 11,022 मीटर तक का गहरा है। कहाँ पर? पैसिफिक ओशियन में, जिसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा गहरा है, यहाँ पर जो भी जाएगा मतलब सामान गायब हो जाते हैं, शिप गायब हो जाती है, तो यहाँ तो जाना भी नहीं चाहिए। खैर, ठीक है, तो ये मरियाना ट्रेंच हो गया। फिर बारी आती है कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसे हम फ़ोटो में देखेंगे। फिर हर कॉन्टिनेंट के बारे में छोटी छोटी सी हमें बातें बताई गई हैं, वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम फ़ोटो देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट, ये रे, देखो, अगर मैं इसे सीधा करूँ तो इसमें आपको अब सारा दिखाई दे रहा होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया,
उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट है बड़ा वो है नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये 3 हो गए। फिर इसके बाद आपको हर कॉन्टिनेंट के बारे में छोटी छोटी बातें पता लगेंगी। यूरोप है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरीके से। और ये यहाँ पर अंटार्कटिका है, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब इन 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हमें डिटेल में जानना है। लेट्स स्टार्ट। देखो, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर आपको हिमालयन बेल्ट देखने को मिलेगी, ठीक। और जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं यूराल माउंटेन्स है, वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो हमें नाइल रिवर देखने को मिलती है। और सबसे गर्म डेजर्ट सहारा डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखना है, यूरोप में एल्प्स माउंटेन देखने को मिलते हैं, जो हमारी बुक में और चैप्टर्स में भी जिसका जिक्र हुआ है। साउथ अमेरिका में हमें सबसे लॉन्ग यहाँ पर तो सबसे बड़ी सबसे बिगेस्ट रिवर देखने को मिलती है, जिसे अमेज़न रिवर कहते हैं। यहाँ पर एक एंडीज़ माउंटेन की रेंज देखने को मिलती है जो ऐसे आ रही है नॉर्थ टू साउथ, पूरी की पूरी एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलते हैं हमें। इसके बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें आपको एपलांचियल, रॉकी माउंटेन्स, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़े अबाउट कॉन्टिनेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टिनेंट से। अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप भी देखना, आप भी बुक पढ़ना। सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलता है। वीडियो ज़रूर देखें, हर पॉइंट कवर होता है, लेकिन हमें अपनी रीडिंग हैबिट पे रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने एशिया में देख लिया, मैं फिर से देख लेती हूँ। एशिया में हमने देखा कि ये कहाँ पर है, इक्वेटर के तो ऊपर ही था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। और साथ ही इस डायरेक्शन में था तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था। यूराल माउंटेन्स हमने देख लिए। और जो यूरोप और एशिया दोनों को मिला दो तो यूरेशिया का रीजन बन जाता है। फिर हमने यूरोप देखा। यूरोप में ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ ऊपर तो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है यूरोप के पास में, ठीक है। फिर अफ्रीका देखा। अफ्रीका में हमने देखा था कि यहाँ से तीनों लाइंस गुजरती हैं। अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री, कर्क रेखा जो कि हमारी होती है कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न, ये तीनों रेखाएं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरती है। पहला पॉइंट हमें बुक में ये बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें बताया गया है अफ्रीका भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर हिस्सा उसका। और सहारा डेजर्ट हमने देख लिया, हॉट डेजर्ट है जो अफ्रीका में पड़ता है। और चारों तरफ से ये समुद्र मतलब ओशियन से घिरा हुआ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और नाइल रिवर जो है अफ्रीका में बहती है, जो कि कहाँ गया, लॉन्गेस्ट है, ओके, लॉन्गेस्ट है। तो मैंने शायद वहाँ पे बोला होगा, मैंने वहाँ पे आई थिंक सही बोला था, हाँ, लॉन्गेस्ट ही बोली थी, ठीक है, नॉट द बिगेस्ट। बिगेस्ट मैंने सही बोला था उस वाली को। तो लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है, जो कि हमने सही पढ़ा था। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर इस्थमस देखने को मिलता है। इस्थमस, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पैनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली नॉर्थ, वो तो बाकी सारी मैप में देखने वाली चीज़ें हैं। ओशियन सराउंड्स दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब मैं इस्थमस और बता देती हूँ। देखो यहाँ पर देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच एक लैंड है, लैंड जिसे पनामा कहा गया है। क्लोजली देखोगे तो मैप में ये नैरो स्ट्रिप जो लैंड को ज्वाइन करती है, लैंड मासेस को, उसको इस्थमस कहा जाता है, मतलब स्थल संधि, इस्थमस, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, लैंड को जोड़ने वाली इस्थमस।
और जो इंडिया में है हमारे पास इस्थमस नहीं है, हमारे पास तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या करती है, दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करती है। दोनों देखो इंडिया श्रीलंका दोनों के बीच कोई लैंड नहीं है, वाटर बॉडी आ गई। इस वाटर बॉडी ने इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ दिया यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जल संधि स्ट्रेट, और उसे बोलेंगे स्थल संधि एस्थमस इस्थमस। ठीक है। Strait is a narrow passage of water connecting two larger water bodies like sea and oceans. I hope समझ आया होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एंडीज माउंटेन हमने देखे थे, नॉर्थ टू साउथ पूरे फैले हुए थे। यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलती है, जो मैंने बिग कहा था दैट इज़ लार्जेस्ट, सबसे बड़ी रिवर यहाँ पर देखने को मिलती है दैट इज़ अमेज़ोन। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है कम्प्लीटली सेपरेट देखने को मिलेगा आपको मैपिंग में। ये ओशियन से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, जैसे कि दिखाऊँ अगर मैं आपको, देखो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और साउथ अमेरिका में हमने एंडीज़ माउंटेन देखा, दैट इज़ एंडीज़ माउंटेन जो फैला हुआ है, और अमेज़न रिवर जो कि सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अंटार्कटिका पे। ये पूरी तरह से नीचे की तरफ है, साउथ पोल यहीं से गुजरता है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ की पूरी लेयर बनी हुई है और ये बर्फ़ से ढका होता है। यहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं देखने को मिलता, यहाँ कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं देखने को मिलता, पॉसिबल ही नहीं है यार, इतनी ठंड है। कई कंट्रीज़ के लेकिन रिसर्च स्टेशन इस जगह पर हैं, जैसे कि इंडिया का मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। साथ ही यहाँ पर ना इंडिया का एक और है भारती, 2012-13 में खोला गया था भारती। ठीक है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। अर्थ जो है वो दिखने में ब्लू है, क्यों है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर 71% तक अर्थ जो है वो पानी से घिरी हुई है, 29% ही सिर्फ लैंड है। हमारा हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, पानी। पानी हर फॉर्म में, ओशियन की फॉर्म में, रिवर की फॉर्म में, लेक्स, पॉन्ड्स, आइस, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर हवा में, सब कुछ हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, ऑप्शन में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस पे होगी कि क्या जो हवा में वाटर वेपर है वो भी पानी में है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा, वो भी पानी का पार्ट होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारी जो अर्थ है उस पर 97% जो है वो पानी देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है पीने के लिए ये सही नहीं है, सॉल्टी वाटर है, इसे तो हम पी ही नहीं सकते हैं। तो मतलब बचा 3%, वो भी आइस शीट बर्फ़ के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में है, और अंडरग्राउंड पानी के रूप में है। फ्रेश वाटर जो है इंसान के पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, वो बहुत ही कम है। इसी भले ही हम ब्लू प्लैनेट में रहते हो, लेकिन पानी की शॉर्टेज है, इसलिए हमें उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आता है ओशियंस। हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ओशियंस, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओशियन वाटर जो होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। ओशियन वाटर के फॉर्म्स हो सकते हैं लाइक वेव्स। अगर हवा, जैसे पानी है, हवा चली, हवा इस पानी को उड़ाती चली गई, तो ये वेव्स बन जाएंगे। ठीक है। वेव्स का फॉर्मेशन, टाइड्स का फॉर्मेशन और ओशियन करंट्स का फॉर्मेशन होता है ओशियन वाटर से। ये 5 ओशियंस हम देखने को मिलेंगे। 5 ओशियंस है हमारे, 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन है, एंड थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन है। ठीक है। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। मारियाना ट्रेंच जो हमने पीछे पढ़ी थी, डीपेस्ट पार्ट जो है अर्थ का, वो पैसिफिक ओशियन में ही है। पैसिफिक ओशियन सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। जो पैसिफिक ओशियन है इसके आसपास बहुत सारे कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ हैं। अटलांटिक ओशियन सेकंड नंबर पे आता है, जो कि एस शेप में है।
अब इसको हम एक बार ना मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन देखते हैं। देखो पैसिफिक ओशन की बात करूँ, ये अर्थ है, सर्कल तो होती ही है, तो देखो ये पैसिफिक ओशन है। अब जो इधर है वही उधर है, गोल है अर्थ तो ये पैसिफिक ओशन है। इसके आसपास आप देख सकते हो एशिया पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो पैसिफिक ओशन के आसपास कितने सारे कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जिक्र आया था अटलांटिक ओशन का। अटलांटिक ओशन जो कि एस शेप में है, लाइक लुक एट दिस एस, ये अटलांटिक ओशन है आपका, जो यूरोप और अमेरिका के बीच में पड़ रहा है। अटलांटिक ओशन एस के फॉर्म में है, ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा पैसिफिक ओशन, जिसके आसपास बहुत सारे कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इसके बाद हमने अटलांटिक ओशन देखा जो कि सेकंड लार्जेस्ट था, एच शेप में है, फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ईस्ट एंड यूरोपियन साइड में अफ्रीका है और यूरोप है, जो कि आपने फ़ोटो में देखा होगा। इसके बाद हम आते हैं, हाँ इसके बाद हमें एक पॉइंट बताया गया, जो अटलांटिक ओशन है बहुत ही ज़्यादा इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा जो ये ओशन है इसके किनारे पर जो कॉन्टिनेंट है, देखो कैसे टूटे टूटे से। ये जो इंडेंटेड एरिया है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है कोस्ट लाइन के लिए, हार्बरर्स के रूप में, पोर्ट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्राकृतिक तौर पे बन जाते हैं ये खुद ही, व्यापार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद इंडियन ओशन आता है। इंडियन ओशन एम शेप में होता है या फिर ट्रायंगल शेप में। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। फिर आता है सदर्न ओशन जो कि अंटार्कटिका में है। फिर आता है आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ पोल में है। पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है बाय अ नैरो स्ट्रेच कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। It is bound by north coast of North America and Eurasia. Let's see in photo. देखो हमने बात की थी कि इंडियन ओशन का है, तो इंडियन ओशन ट्रायंगुलर शेप में है, लाइक दिस। ये इंडियन ओशन हो गया हमारा, हमारे कंट्री के नाम पर ही है। इसके बाद हमने बात की थी आर्कटिक ओशन, देखो ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी सदर्न ओशन, ये रहा सदर्न ओशन आपका, अंटार्कटिका के ऊपर सदर्न ओशन। ओहो, सदर्न ओशन हो गया ये हमारा, 60 डिग्री पर है, ठीक है, 60 डिग्री तक। इसके बाद हमने बात की थी जो हमारा आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, कैसे सेपरेट होता है, कैसे दोनों वाटर बॉडीज़। तो मैप में क्लियर नहीं होगा, बट देखो ये रहा ये जो आ रहा है ये और ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेट है इनके बीच में, बेरिंग स्ट्रेट जिसका जिक्र हमारी बुक में किया गया। अमेरिका और ये जो रशिया, इन दोनों के लैंड मास के बीच में है, ओशियंस के बीच में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। हमारी अर्थ के चारों ओर एक गैस की लेयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये एयर जो होती है हमारे प्लैनेट में हमारे सर्वाइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सन रेज से भी बचाती है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर में डिवाइड करते हैं, उनके टेम्परेचर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 लेयर में डिवाइड करते हैं। 1600 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, ठीक है। और इसके बाद है ये जो लेयर्स हैं ये अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट लेयर इज़ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये जो एटमॉस्फेयर है इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, जो कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही मिलकर 99% होते हैं।
नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, दोनों मिलकर बनाते हैं 99% ऑफ एटमॉस्फेयर। और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस, वो मिलकर 1% होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट होती है हवा में, ये हीट को ऑब्जर्व करने का काम करती है। जो भी, जैसे कि मान लो ये अर्थ, सन रेज, सन ने जो लाइट दी यहाँ पर आ गई अर्थ पे, अब ये जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर निकलने नहीं देती। क्यों नहीं निकलने देती? ताकि अर्थ गर्म रहे। तो वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वरना अर्थ ठंडी हो जाती, बिल्कुल ही रहने की कंडीशन अच्छी ना होती धूप के बाद के टाइम में, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बट आज के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से ये जो हीट है वो निकल ही नहीं पाती अर्थ के बाहर, और अर्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है। ठीक है, कीपिंग द प्लैनेट वार्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर जो होती है हाइट के अकॉर्डिंग वेरी होती है। जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर जो होती है वो घटती चली जाती है। जैसे कि जब भी आप पहाड़ पे ट्रैवल करोगे तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, नाक से खून निकल सकता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर भी घट जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी घट जाता है, इसलिए आपको सिलेंडर भी कैरी करने पड़ सकते हैं। टेम्परेचर भी घट जाता है हाइट पे। ठीक है, इसके बाद बताया गया जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती है। कैसे, क्या, ये हम बाद में सीखेंगे। मतलब जो आपके आगे वाले चैप्टर्स है जिसमें हम क्लाइमेट पढ़ेंगे वहाँ पर ये काम आएगा पॉइंट आपके, तो देख लेना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी अर्थ जो है, हमारी जो एयर है वो ट्रैवल करती है। इसके बाद बायोस्फीयर है जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, बाकी अब मैं आपको दिखा देती हूँ। हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला पार्ट है, और जो आपका लिथोस्फीयर है वो ये है लैंड, और जो आपका एटमॉस्फेयर है वो आपको दिख रहा होगा हवा, जहाँ पे बादल है, बारिश हो रही है। तो इन तीनों का जहाँ संयोजन हो जाए, तीनों चीज़ें मिल जाए, उसे हम कहेंगे क्या? हाइड्रोस्फीयर। वहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है, मतलब उसे कहेंगे बायोस्फीयर। तो यहाँ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको 4th एंड 5th चैप्टर अच्छे से समझ आए होंगे। आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म हो गई है, इसको ज़रूर देख के शेयर करिए। क्लास 6 के बच्चों के लिए यूज़फुल है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे ज़रूर देखें और शेयर करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ ताकि काफ़ी बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।